सो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने देखा कि न्यूरल रेगुलेशन किस तरह होता है। अब हम देखने वाले हैं कि केमिकल कंट्रोल किस तरह है हमारे रेस्पिरेशन का। तो इसमें जो तीन मेजर केमिकल्स हैं वो हैं हमारे पास H+, PCO2 एंड PO2। PCO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर, और ऐसे ही PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये जो केमिकल्स हैं इनमें जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस मतलब इनकी कंसंट्रेशन में जो चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, इन्हें डिटेक्ट कौन करते हैं? वो होते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है। अब जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक पेरिफेरल और एक सेंट्रल। पेरिफेरल मतलब जो एक्सट्रीमिटीज़ में होंगे और सेंट्रल मतलब जो सेंट्रल एक्सेस में होंगे। अब रिस्पॉन्सेज टू CO2 एंड pH आर मेडिएटेड बाय सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। तो जो रिस्पॉन्स हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से और जो pH से आना है, pH का मतलब है कि जो उससे आना है H+ आयन की कंसनट्रेशन से जो रिस्पॉन्स आना है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से जो रिस्पॉन्स आना है वो आता है हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू। और जो रिस्पॉन्स आना है हाइपोक्सिया के थ्रू वो आता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू। पेरिफेरल हाइपोक्सिया के थ्रू मतलब क्या हुआ कि PO2 के थ्रू जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स के थ्रू। तो आगे देखते हैं, आइए। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स, तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इन चेंजेस टू PO2, PCO2 एंड pH, बट दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू PO2। मतलब कि जो PO2 में चेंजेस आएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारा आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है उसमें जो चेंजेस आएंगे उनके लिए ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो अगर हमारा जो जैसे कि क्या डिक्रीज इन आर्टीरियल PO2, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमारे पास दो टाइप के जो होते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, एक होते हैं एओर्टिक बॉडी और दूसरी होती है कैरोटिड बॉडी। नाम से पता लग रहा है एओर्टिक बॉडी कहाँ होगी? हमारी एओर्टा में। तो ये होती है हमारी अलोंग द असेंडिंग एओर्टा एंड इन द आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक। इसकी इनर्वेशन क्या होती है? मतलब जो एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं जो इसमें से इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं CNS में कि हाँ जी कंसंट्रेशन में चेंज आया, वो होते हैं 10th क्रेनियल नर्व के। ठीक। अब जो एओर्टिक बॉडी होती है इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं ग्लोमस सेल्स। ठीक। और ये जो होती है इट इज़ रिलेटिवली लेस स्पेसिफिक देन द कैरोटिड बॉडी। तो ये देखिए यहाँ पे एक दिखाया गया है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स का एक डायग्राम। ये जो है इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये जो दिखा रखा है यहाँ, ये है एओर्टिक बॉडी जो कि आर्च ऑफ एओर्टा में। और ये जो एफरेंट फाइबर्स जा रहे हैं यहाँ पे येलो कलर से, ये वाले, ये हमारी 10th क्रेनियल नर्व है जो कि एफरेंट्स लेकर जा रही है कहाँ? CNS में। ठीक है। तो अच्छा, अब देखते हैं हम हमारी कैरोटिड बॉडी। कैरोटिड बॉडी को देखें तो कैरोटिड बॉडी जो होती है बाइफर्केशन पर लोकेटेड होती है। कॉमन कैरोटिड आर्टरी, हमारे नेक में कैरोटिड आर्टरी होती है मेन, ये डिवाइड होती है एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। तो इसका जहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी कैरोटिड बॉडी है। ठीक है। अब इस कैरोटिड बॉडी में जो एफरेंट्स होते हैं ये कौन से होते हैं? ये होते हैं क्रेनियल नर्व 9 के, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं कैरोटिड बॉडी से CNS में, वो क्रेनियल नर्व 9 के एफरेंट्स होते हैं। दे यूजुअली रिसीव हाई ब्लड फ्लो। कैरोटिड बॉडी में क्या है कि ये ना बहुत हाई ब्लड फ्लो रिसीव करता है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि ऑक्सीजन चेंजेस जो आर्टीरियल ब्लड में हो रहे होंगे उनके लिए। तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये कैरोटिड बॉडी है बाइफर्केशन पे, और इससे जो एफरेंट्स जा रहे हैं वो क्रेनियल नर्व 9 से जा रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये एओर्टिक बॉडी है और यहाँ पे एफरेंट्स जा रहे हैं वेगस नर्व के थ्रू। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास सेल्स की बात है कि जो हमारे पास ये बॉडीज़ है, एरोटिक बॉडीज़ और कैरोटिड बॉडीज़, इनमें असल में हो कैसे रहा है? तो इनमें होता है जो कीमोरिसेप्शन है वो होता है थ्रू सेल्स। अब सेल्स कौन से होते हैं? दो टाइप के सेल्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 2 जो है वो सब्सटेंटिकुलर सेल्स है, मतलब क्या? सपोर्टिंग सेल्स। और जो टाइप 1 है इनसे हमें मतलब है क्योंकि मेन काम करना है इन्होंने, कीमो सेंसिटिव सेल्स। तो ये होते हैं न्यूरो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि इनमें होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन पे। ठीक। जिनकी वजह से इन्हें ये सेंस कर पाते हैं। अब वो प्रोसेस कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। अब केमिकल्स जो होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया वो होते हैं डोपामीन। और डोपामीन किस पे काम करता है? D2 रिसेप्टर्स पे, जो कि मेम्ब्रेन पे होता है किसकी? क्रेनियल नर्व 9 की। ठीक है। और इसकी वजह से होता है एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर।
अब क्या हुआ, सपोज हाइपोक्सिया हुआ तो ये सेंस करेंगे। अब इन्होंने सेंस करा तो इन्होंने क्या करा, डोपामीन रिलीज करा। डोपामीन क्या करेगा, जो क्रेनियल नर्व 9 के एफरेंट्स इन पे से जा रहे हैं उनके रिसेप्टर्स पे D2 रिसेप्टर पे एक्ट करके क्रेनियल नर्व 9 की जो फायरिंग है, एक्शन पोटेंशियल है, उसे इंक्रीज कर देगा। ठीक, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है, कि किस तरह से काम करते हैं। कोई भी मतलब स्टिमुलस पड़ा हमारे पास, हाइपोक्सिया या फिर हाइपरकैप्निया। हाइपोक्सिया का मतलब है कि डिक्रीज इन आर्टीरियल PO2, ठीक है, और हाइपरकैप्निया का मतलब है कि इंक्रीज इन आर्टीरियल PCO2। तो इन दोनों स्टिमुलस की वजह से किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा कि हमारा जो CNS है वो सेंस कर पाएगा कि हाँ हाइपोक्सिया हुआ है और हाइपरकैप्निया हुआ है। तो इसमें फाइनल जो कॉमन पाथवे होता है वो तीनों ही ये दोनों ही स्टिमुलस का सेम होता है। मतलब क्या, इनिबिशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स। पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं ये होते हैं इफ्लक्स चैनल्स। सपोज ये कोई चैनल है, ये कोई मेम्ब्रेन पर चैनल होगा, तो जो हमारे ये चैनल्स होते हैं पोटेशियम चैनल्स, ये इफ्लक्स होते हैं। मतलब सेल के अंदर से पोटेशियम को बाहर निकालते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। ये ECF है, ये ICF है। अंदर सेल के अंदर से ECF में ट्रांसफ़र करते हैं हमारे पोटेशियम को, जिस वजह से अंदर क्या होता है, वो अंदर पॉजिटिविटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। लेकिन अब क्या करना है हमें, सपोज हाइपोक्सिया हुआ तो हमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें अंदर ही रोकना पड़ेगा। हम इसे ब्लॉक कर देंगे तो ये अंदर ही रुक जाएंगे। फिर इसकी वजह से क्या होगा, जब सेल के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो इसकी वजह से हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने लगेगा। तो वही यहाँ पे तरीका है, वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि फाइनल पाथवे में क्या है, इनिबिशन ऑफ पोटेशियम चैनल्स विच आर इफ्लक्स चैनल्स, ठीक है, और ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स होते हैं वो खुल जाते हैं। तो देखते हैं स्टिमुलस 1 क्या है। स्टिमुलस 1 है हमारा हाइपोक्सिया, ठीक है। तो ये सबसे मेजर स्टिमुलस है किसी भी फेरिफेरल कीमोरिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए, सबसे मेन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि एफरेंट फायरिंग जो है वो इंक्रीज कैसे होती है, जब PaCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ऑक्सीजन डिक्रीजेस फ्रॉम 100 mmHg। बट ये मैक्सिमम कब होगी या मोस्ट इफेक्टिव कब होगी, जब 60 mmHg से कम हो जाए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आर्टीरियल ब्लड में, ठीक है। तब हमें जो क्रेनियल नर्व 9 की फायरिंग का वो है, मतलब एक्शन, वो हमें लीनियर मिलता है ग्राफ में, ठीक है। मतलब जैसे 100 से 60 आ रहा है, जब तक ये 100 से 60 तक आ रहा है तब तक तो मतलब हमें ना एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप मिलता है। नॉन लीनियर का मतलब कि जितना कम होगा उसके साथ उतना ही जितना पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा उतनी ज़्यादा फायरिंग नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। ये होता है क्यों, क्योंकि हमारे पास होता है HB ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्यों होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास 60 से नीचे जाता है तो उसके जैसे ही 60 से नीचे जाता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो हीमोग्लोबिन के साथ जो एसोसिएशन है वो बहुत वीक हो जाती है, जिस वजह से हमारा क्रेनियल नर्व की फायरिंग जो होती है बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो अब देखते हैं कि काम कैसे करता है। सपोज हाइपोक्सिया हुआ तो इसकी वजह से सबसे पहले सेल के अंदर क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन सेंसर होता है। सेल में क्या होता है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन होता है इन पोटेशियम चैनल्स के ऊपर, ये एक्ट करता है एज अ ऑक्सीजन सेंसर। तो हाइपोक्सिया कॉजेस इनिबिशन ऑफ चैनल बाय इनिबिटिंग दिस प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या कि जो पोटेशियम चैनल था उसके ऊपर एक ऑक्सीजन सेंसर था जो कि एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन था, इसने सेंस करा हाइपोक्सिया हुआ तो इसने इनहिबिट कर दिया पोटेशियम चैनल्स को। दूसरी चीज़ क्या है कि हाइपोक्सिया की वजह से सेल के अंदर साइक्लिक AMP बढ़ा। तो जो हमारे पास टाइप 1 सेल्स थे वो थे ग्लोमस सेल्स, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारे ग्लोमस सेल्स हैं इनका होगा डिपोलराइजेशन। किस तरह, जो हमारा कैल्शियम पोटेशियम चैनल था वो हो गया इनहिबिट, तो डिपोलराइजेशन होने लगा। क्या हुआ कि पोटेशियम जो था वो एक्यूमुलेट होने लगा, पोटेशियम एक्यूमुलेट होने लगा सेल्स में। अब पोटेशियम के एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारे सेल्स थे उनके अंदर एक पॉजिटिव स्टेट आएगी, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, डिपोलराइजेशन। अब डिपोलराइजेशन हुआ, मेम्ब्रेन जो है वो हमारी पॉजिटिव होने लगेगी, ठीक है। ये पॉजिटिव हो रही है। अब क्या है कि यहाँ पे एक चैनल है जो कि है वोल्टेज गेटेड
कैल्शियम चैनल। वोल्टेज गेटेड का मतलब क्या है कि जब यहाँ पे वोल्टेज होगा सफिशिएंट तभी ये चैनल जो है वो ओपन होगा। तो सपोज अब ये पॉजिटिव हो रही थी, पॉजिटिव जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव हुआ सफिशिएंट तो ये चैनल ओपन हो जाएगा और बाहर से ECF से कैल्शियम अंदर आने लगेगा। अब कैल्शियम की एंट्री होगी, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, फिर क्या होगा, कैल्शियम मेडिएटेड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सेल के अंदर कैल्शियम आ गया, सपोज ये साइनैप्स है, तो कैल्शियम जो है ये इस वेसिकल को मूव करके यहाँ पे लाएगा, यहाँ पे फ्यूजन होगा और यहाँ पे रिलीज हो जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर का। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ क्रेनियल नर्व। यहाँ पे हमारी क्रेनियल नर्व 9 है, इसका जो टर्मिनल होगा उसके साथ ये बाइंड करके ऐसी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्टिवेट हो जाएगा और ये काम करेगा। फिर ये कहाँ तक जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर तक, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन। भाई अगर हमारे ब्लड में H+ का लेवल बढ़ रहा है तो हमें इसे कम करना है। इसका जो डायरेक्ट कोरिलेशन है वो किससे, PCO2 से। अब हमें क्या मतलब, इसका मतलब है हमें PCO2 कम करना है। उसके लिए क्या करना है, हमें सांसें ज़्यादा लेनी पड़ेंगी, तो PCO2 ज़्यादा बाहर, जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो अंदर आने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हाइपोक्सिया काम करता है। अब बात करें अगर हम दूसरे मैकेनिज्म, दूसरे स्टिमुलस की, जो कि हमारे पास यहाँ हाइपर कैप्निया। तो हाइपर कैप्निया का मतलब है इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि ये काम कैसे करता है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसे सेंस करता है पेरिफेरल रिसेप्टर, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इसे सेंस करता है हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर। तो रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कैरोटिड बॉडी जो होता है ये इंक्रीज करता है लीनियरली विद इंक्रीज इन पार्शियल आर्टीरियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, जितना हमारा PCO2 का पार्शियल प्रेशर आर्ट्रियल ब्लड में बढ़ता रहेगा उतना हमारा क्या होगा, कैरोटिड बॉडी का डिस्चार्ज बढ़ेगा। अब ये क्या है कि डायरेक्टली इंक्रीज करता है वेंटिलेशन को। ठीक है, हाइपर कैप्निया मेनली अफेक्ट्स वेंटिलेशन थ्रू केमिकल सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स। ठीक, अब स्टिमुलस क्या है, इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड। ठीक, अब स्टिमुलेटर जो है वो एक्चुअली है H+, क्योंकि जो होता है CO2 वो कंबाइन करके H+ बना लेता है। ठीक है, अब ये एक्चुअल स्टिमुलस है, लेकिन जो H+ हमारे पास फेरिफेरल रीजन में बनता है वो क्या होता है, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसलिए ये इफेक्टिव नहीं है। अब होता क्या है, जो CO2 है ये लिपिड सोल्यूबल है, ये क्रॉस कर सकती है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो जब ये क्रॉस कर लेती है अंदर, ये अंदर CNS में जाके वहाँ पर CO2 बनाती है, CNS के अंदर जाके CO2 कन्वर्ट होती है H+ में। तो ये जो H+ होते हैं ये एक्चुअली इफेक्टिव होते हैं, एक्चुअल इफेक्टिव। ठीक है, ये काम करते हैं हमारे, और तब जाके हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होता है। तो कैसे होगा, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है PaCO2 में इंक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद एंट्री हुई किसकी, CO2 की ग्लोमस सेल्स में। सो ग्लोमस सेल्स के बाद क्या होगा, H+ मोर बना इन द सेल्स। फिर क्या हुआ, ये इनहिबिट करेगा पोटेशियम चैनल्स को। और रेस्ट मैकेनिज्म जैसे कि आपने हाइपोक्सिया में देखा था, पोटेशियम चैनल के इनहिबिशन के बाद कि कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और कैल्शियम मेडिएटेड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं ये चीज़ की, यहाँ पे दिखा रखा है हाइपोक्सिया हुआ, और हाइपोक्सिया के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ, यहाँ पे दिखाया है ये हाइपोक्सिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिक्रीज हुआ, साइक्लिक AMP बढ़ रहा है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया से और भी चीज़ें हो रही हैं। मेन जो हमारा मैकेनिज्म है वो साइक्लिक AMP के थ्रू है, और इसने क्या करा, इस पोटेशियम चैनल को करा इनहिबिट। अब इसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा और हमारा कैल्शियम मेडिएटेड वो होगा, कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और फिर हमारा ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो कि है हमारे क्रेनियल नर्व 9 की। ठीक, अब हम देखते हैं एसिडोसिस क्या होता है। देखिए, एसिडोसिस जो होता है वो होता है मतलब इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो ये अलोन इट कैन स्टिमुलेट द वेंटिलेशन इन एब्सेंस ऑफ हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया नहीं भी है तो भी यह जो है वेंटिलेशन को स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस सेंसिटिविटी ऑफ द कीमो रिसेप्टर्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब इट रिजल्ट्स इन इंट्रासेलुलर H+ इंक्रीज दैट इनहिबिट्स कैल्शियम चैनल्स, और रेस्ट मैकेनिज्म वही सेम है जैसे पहले सबका देखा था। अब ये कुछ ग्राफ्स हैं, क्या है, इनमें दिखाया गया है कि सपोज जैसे हमारे पास आर्टीरियल PO2 जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके साथ साथ हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो घट रही है।
देखिए जितना हमारे पास यहाँ पे जैसे ये बढ़ चुका है, ये वाला लेवल हाई है आर्टीरियल PO2 का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी नर्व इम्पल्स का लेवल है वो कितना लो है। और अगर हम बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे आर्टीरियल PO2 लो है, तो यहाँ पे देखिए हाई है। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे लेवल बिल्कुल हाई है नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन का। दूसरा ग्राफ जो है इसमें क्या दिखाया है कि एल्वियोलर PO2 है, उसके साथ साथ उसमें क्या है कि अगर हम PaCO2 को चेंज करें तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा वेंटिलेशन पे जब एल्वियोलर PO2 कम हो रही है। ठीक है, तो अगर सपोज़ एल्वियोलर PO2 यहाँ पर है, ये ज़्यादा है, तो वेंटिलेशन क्या हो रहा है, वेंटिलेशन कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे PaCO2 जो है वो कम है। ठीक, PaCO2 कम होने की वजह से ये इनहिबिट करता है वेंटिलेशन को, ये वेंटिलेशन ज़्यादा नहीं होने देता। अगर PaCO2 ज़्यादा है, मतलब बॉडी में H+N कंसनट्रेशन है, तो बॉडी चाहती है कि उसे एक्सक्रीट करना है, तो उसके लिए कम अगर हमारे पास एल्वियोलर PO2 भी है तो भी वेंटिलेशन जो है वो ज़्यादा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एल्वियोलर PO2 तो है ठीक ठाक इस लेवल पे, ठीक, लेकिन वेंटिलेशन उसके बाद हमारा लीनियरली इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे कि हमारा PaCO2 इंक्रीज़ कर रहा है उसके साथ साथ। तो PaCO2 का इफेक्ट है ये ऑन एल्वियोलर PO2। अब दूसरी चीज़ क्या है कि एल्वियोलर PaCO2 की अगर बात करें तो इसके चेंज से क्या फ़र्क पड़ेगा वेंटिलेशन पे, तो मैंने पहले बताया था कि इसका लीनियर इफेक्ट है। लेकिन अगर PaO2 मैंने कितना रखा हुआ है ये उस पर भी डिपेंड करता है। अगर PaO2 मेरा 100 है, तो आप देखिए यहाँ पे ग्राफ कितना है, ग्राफ बहुत ही ज़्यादा कम स्टीप है, मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है वेंटिलेशन में, लेकिन यहाँ पे स्टिल लीनियर रिलेशनशिप है। अगर यहाँ पे देखें तो 60 हुआ जब PaO2, तो और स्टीप हो गया, मतलब वेंटिलेशन और बढ़ गया। जैसे ही 60 से और कम हुआ तो ये वेंटिलेशन और बढ़ गया, मतलब PaO2 कम होगा तो वेंटिलेशन और बढ़ेगा। और यहाँ पे PaCO2 का रिलेशन है वेंटिलेशन के साथ, जो कि है लीनियर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो इसी के साथ यहाँ आपका ख़त्म होता है केमिकल कंट्रोल ऑफ द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप यू स्टिक टू दिस। अभी हम और आगे इसका एक और कंट्रोल देखेंगे, मैकेनिकल कंट्रोल। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।